आप सभी को जय हिंद। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं समाजवाद एवं साम्यवाद। पार्ट 2 है, ये चैप्टर है। पार्ट 1 हमको पढ़ा चुके हैं, रिकॉर्डेड रूप में दिए हुए हैं। ये भी रिकॉर्डेड रूप में आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और इसको देखकर अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। तो चलते हैं, इस वीडियो को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्या क्या प्रश्न में कह रहा है, क्या क्या टॉपिक है। इसमें मेन रूप से टॉपिक दिए हैं अंतर्राष्ट्रीय संघ के बारे में, बोल्शेविक क्रांति के बारे में, और लेनिन, है ना, लेनिन के जो दिए गए हैं नीति उसके बारे में दिया गया है। स्टालिन कौन था, ट्राटस्की कौन थे, और इसके बारे में हम भी विस्तार से समझेंगे, ठीक है। आइए, क्या कह रहा है कि मार्क्सवाद की बात कर रहा है कि मार्क्सवाद का प्रचार हुआ है ना। मार्क्सवाद का प्रचार करने का मतलब होता है कि जो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने एक जो उनके विचारों को प्रसार करना ही मार्क्सवाद का प्रचार कहलाता है। अगर कार्ल मार्क्स के बारे में बताए थे पिछले वीडियो में, फिर भी यहाँ बता दे रहे हैं कि कार्ल मार्क्स को आधुनिक कहिए या वैज्ञानिक समाजवाद का जनक मानते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद क्या मानते हैं, समाजवाद का जनक मानते हैं, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। और इनका बहुत ही प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है दास कैपिटल। इनका बहुत ही प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है दास कैपिटल। इसे हम समाजवादियों का बाइबिल के नाम से जानते हैं। समाजवादियों के बाइबिल के नाम से जानते हैं। इनके पिता का नाम हेनरी मार्क्स है। इन जो पेशे से क्या थे, वकील थे। पिता का नाम था हेनरी मार्क्स थे, पेशे से वकील थे। ये पहले यहूदी हुआ करते हैं, यानी यहूदी धर्म के मानने वाले थे, लेकिन आगे चलकर इस अपने धर्म को परिवर्तित कर जाते हैं और वह ईसाई धर्म को अपना लेते हैं, यानी ईसाई धर्म में चले जाते हैं, ठीक है। ये तो छोटा सा संक्षिप्त में कार्ल मार्क्स के बारे में बताए हुए हैं, लेकिन डिटेल से पार्ट 1 में इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आप उस वीडियो को अच्छे से देख चुके होंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संघों के बारे में। क्या चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संघों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स के जब ये जीवित थे तो इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संघ किया हुआ था, जिसे हम कहते हैं प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, जो 1864 ईस्वी में लंदन में हुआ था। कब हुआ था, 1864 ईस्वी में लंदन में हुआ था। यहाँ सब समझने का प्रयास कीजिएगा, सारे बातें आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। ध्यान से सुनने हैं आपको सिर्फ। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ लंदन में हुआ था, जो 1864 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने स्वयं मतलब कार्ल मार्क्स इसमें भागीदारी लिए थे, यानी कि हिस्सा लिए हुए थे। और उन्होंने मजदूरों के जो शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाया था, पूंजीपतियों के शोषण के विरुद्ध जो आवाज़ उठाए थे, और पक्षधर थे मजदूरों के पक्ष में पूंजीपतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाए हुए थे, ठीक है। और यह जो सम्मेलन कहलाता है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कहलाता है। और इस सम्मेलन में उन्होंने मजदूरों से कहे थे कि अपने उद्धार आप स्वयं कर सकते, किसी के सहारे आप बैठे रहिएगा तो आपका उद्धार नहीं हो सकता है। और उसी में एक नारा दिया गया था, इस सम्मेलन का बहुत ही भरपूर नारे का उपयोग किया गया था, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं है। अगर ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से यह नारा किस अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा दिया गया है, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा दिया गया है। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। यह देने वाले व्यक्ति का नाम था कार्ल मार्क्स। कौन थे, तो कार्ल मार्क्स थे, ठीक है। लेकिन इसी बीच इनका 1883 ईस्वी में देहांत हो जाता है। इनको मृत्यु हो, यानी ये इनकी समझिए कि स्वाभाविक रूप से मृत्यु हो जाती है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय जो संघ होता है 1889 ईस्वी में हुआ था। जो समाजवाद के मानने वाले लोग थे, उन्होंने मार्क्सवाद के वादों को बढ़ाने के लिए, उनके विचारों को बढ़ाने के लिए दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ करते हैं। 1889 ईस्वी में यह होता है पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होता है। इस सम्मेलन में लगभग 20 देश ने भाग लिए थे। कितने देशों ने भाग लिए थे, तो 20 देशों ने भाग लिए थे, और 20 देशों के 400 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे और उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसमें बहुत सारे मुख्य बिंदुओं पर काम किए गए। जैसे इसमें मजदूरों का काम करने का निर्धारण घोषित किया गया और 8 घंटा कर दिया गया। कितने कर दिए गए, 8 घंटा कर दिया गया कि कोई भी मजदूर 8 घंटा से अधिक कार्य नहीं कर सकता है, 8 घंटा से अधिक कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। और यह समझिए कि समाजवाद को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा। इसी में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया गया। लेकिन इसकी शुरुआत 1 मई 1890 ईस्वी को होती है, ठीक है। आप ध्यान से सुनते चलिएगा, सारे बातों को हम नोट कर दिए हुए हैं ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें हम आपको दे सकें।
अगर बात करते हैं इसमें कुछ नोट वाली बातें, यानी कि कुछ पॉइंट नोट करने वाली बातें हैं कि दास्ता पर ना, दास्ता समाप्त किया गया था। दास्ता अगर समाप्त किया गया था तो 1861 ईस्वी में किया गया था। दास्ता कहाँ समाप्त किया गया था? तो रूस में समाप्त किया गया था। रूस में एक प्रथा थी, दास्ता प्रथा, यानी गुलाम की प्रवृत्ति थी ना, कि आप भी गुलाम, आपके जो लड़के हैं वो भी गुलाम, यानी कि जो गुलामी की प्रक्रिया थी वंशगत चल रही थी, उसको 1861 ईस्वी में जाल अलेक्जेंडर द्वितीय ने उसका किया था, समाप्त कर दिया था। अब जार का मतलब क्या होता है? तो जार का मतलब दिमाग में बैठा लीजिएगा, प्रश्न पूछा हुआ है कि जार का अर्थ होता है रूस का शासक। क्या होता है? रूस का शासक होता है। ठीक है, यहाँ से इस स्लाइड से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ बनने के, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितने हम महत्वपूर्ण बिंदु है सबको यहाँ पर नोट कर दिए हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर प्रश्न पूछता है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। कब से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाए जा रहे हैं? तो 1 मई को मनाए जा रहे हैं। और समझिए कि पूरे विश्व रूप में व्यापक रूप से मनाए गए थे। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बहुत व्यापक रूप से मनाए गए थे। ठीक है, यहाँ तक तो बातें हम समझ चुके। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ समझ चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो लॉन्ग टाइप प्रश्न में भी पूछा जाता है और शॉर्ट टाइप प्रश्न से भी पूछा जाता है, रूस की क्रांति। देखिए, रूस की क्रांति कई चरणों में होता है। अगर बात करते हैं कि रूस की क्रांति, अगर सबसे पहले देखिए कोई कारण होता है और क्रांति हो रहा है तो इसका मतलब नहीं कि तुरंत हो गया। इस तरह से जाहिर सी बात है कि उसका जो जड़ें हैं लंबी चलती है और कुछ वर्षों के बाद ही उसका परिणाम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कुछ परिणाम हम देखने को चर्चा करेंगे और डिटेल से उसकी क्रांति देखेंगे। थोड़ा सा कठिन है, कॉम्प्लिकेटेड है, विश्व के इतिहास के ये सारे के सारे थ्योरी, लेकिन हम इसको आसानी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान से बातों को सुनिएगा। देखिए, जो रूस की क्रांति है, रूस एक बहुत बड़ा देश है। रूस समझिए कि बहुत बड़ा उसमें ना क्या था, देश है। रूस बहुत बड़ा देश है, लेकिन इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक राजा हुआ करता था, राजा था। ठीक है, ये देखिए जो राजा आप यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में, जार निकोलस द्वितीय, यानी यह अंतिम राजा था। कौन सा राजा था? अंतिम राजा था रूस का। रोमनेव वंश का हुआ करता था यह राजा। ठीक है, रोमनेव वंश का राजा हुआ करता था, रोमनेव राजवंश का राजा हुआ करता था। जो अंतिम जार निकोलस द्वितीय है, यहाँ पे एक वंश चलता था। उस वंश में क्या था कि यह जो राजा था, है ना, राजा के खिलाफ अनेक प्रकार के आंतरिक समझे कि विद्रोह चल रहे थे। आंतरिक कहने का मतलब कि जो देश है इसके अंदर यानी कि इसके जो कमियां थी उसको लोग खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहे थे। कुछ बाह्य कारण भी थे। कुछ क्या थे? बाह्य कारणों को भी देखने की चर्चा मिलता है। और जो राजा था झूठी शान में जीता था, अपनी महामानी, अपनी समझे कि एकदम अपने आप को सर्वोत्तम मानता था। और यह राजा अपने देवी अधिकारों को मानता था, जो है सो हम ही हैं। ठीक है, पहला कारण है इसकी निरंकुशता। सबसे पहला महत्वपूर्ण है और सबसे कमी है इस राजा का और इस वंश का, निरंकुशता। यह राजा था निरंकुश था, बिल्कुल इसे प्रजा से कोई मतलब नहीं था। इस प्रजा से कोई मतलब नहीं होता था। इसकी प्रजा सुख से दुख से कहीं इसको चिंता नहीं था कि प्रजा किस प्रकार से है। यह जो है यह अपने आप में दैवीय विश्वास रखता था। किसमें विश्वास रखता था? दैवीय विश्वास रखता था। जो हम करेंगे वही सही होगा, है ना। हमें ईश्वर ने भेजे हैं, तुम लोग पर गुलामी यानी कि शासन करने के लिए भेजे हुए हैं। अगला क्या होता है कि जो ये निरंकुशता के अनेक प्रकार थे इसमें, समझे कि इसके सारे गुण तो कम, अवगुण ज़्यादा थे। इसके जो भी अधिकारी थे वो नियुक्ति का आधार था ही नहीं, योग्यता का आधार था ही नहीं। जैसे ही रिश्तेदार से निकले उठाकर इसको अफसर बना दिया गया है, तो अच्छे से कार्य नहीं कर रहे थे। यानी कि इसके जो ऑफिसर थे, जो क्या थे, जो ऑफिसर थे वो बिल्कुल ढंग से अच्छे नहीं थे और इसकी जो व्यवस्थाएँ थी बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी। और बता दिया आपको कि इनके जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जो है अच्छे होने चाहिए, लोग जो अकुशल थे। क्या थे? अकुशल थे। और इनके सलाहकार भी क्या थे? गलत। एक राजा के लिए एक अच्छा सलाहकार जरूरी होता है, लेकिन इनके यहाँ चापलूस ज़्यादा हो गए थे। तो आप समझ गए, पहला क्या हो गया? राजार की निरंकुशता हो गया और इनकी अयोग्य शासन हो गया। कृषक के बारे में बात करते हैं। किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। इनके जो खेत के जोत थे बहुत छोटे छोटे थे और जो खेती भी करते थे तब पारंपरिक ढंग से, जो पुरानी ढंग से खेती हुई जाते थे, पुराने जो संसाधन थे उन्हीं से खेती करते थे और इनके अच्छे उपज भी नहीं होती थी। अच्छे उपज न होने के कारण उन्हें अच्छे से पोषण भी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन राजा को उतना ही कर चाहिए था। ठीक है, राजा को उतना ही कर चाहिए था, इसलिए मन ये भी दुखी थे और सारे बातों आवाज़ उठाने के लिए रेडी रह रहे थे, लेकिन मौका खोज रहे थे सभी के सभी। मजदूरों की स्थिति वैसे ही थी जिस प्रकार किसानों की थी। मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। पूंजीपति वर्ग मजदूरों का बहुत शोषण करते थे। काम का निर्धारण समझिए कि किया गया है, लेकिन फिर भी इनके अनेक प्रकार के शोषण किए जाते थे। और इनका समझिए सबसे जो थोड़ा सा
क्रांति के रूप में सामने आता है रूसीकरण की नीति। जो राजा थे यहाँ के, वो रूसीकरण की नीति ला देते। रूसीकरण की नीति कहने का मतलब कि पूरे रूस को देखिए, अगर ये पूरा रूस है, क्या ये, अगर ये पूरा रूस है तो हमें अनेक प्रकार के, यानी अनेक धर्म के, अनेक जाति के, अनेक रीति रिवाज के, है ना, तमाम प्रकार के इसमें लोग, अनेक वेशभूषा के लोग यहाँ उपस्थित थे। अलग अलग यहाँ इनके यहाँ क्या थे, जातियाँ थे, धर्म थे, जैसे यहूदी थे, पोलो थे, ठीक है, अनेक प्रकार के लोग थे, जर्मन भी कुछ थे, कुछ फिन भी थे, सारे के सारे यहाँ मौजूद थे। लेकिन जार निकोलस द्वितीय सोचे कि नहीं, इसका हम रूसीकरण कर दिया जाए। क्या सोचे, यहाँ का जो शासक था, यहाँ का जो जार था, सोचा कि इसका रूसीकरण कर दिया जाता है। और यहाँ पर बहुसंख्यक थे, बहुसंख्यक रूस वाले थे, अल्पसंख्यक में पीलो थे, यहूदी थे, ठीक है, ये सारे लोग यहाँ रहते थे। अब बात ये हुआ कि जब यह रूसीकरण की नीति लाया गया तो जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थे, वह राजा के खिलाफ क्रांति कर दिए। राजा के खिलाफ क्या कर दिए, क्रांति कर दिया था, विद्रोह कर दिए। ऐसा नहीं हो सकता है। और सबसे अगर मुख्य बात करें कि सबसे वहाँ जो लोग रहते थे, स्लाव जाति के रहते थे। किस जाति के रहते थे, तो स्लाव जाति के लोग रहते थे, स्लाव जाति के लोग रहते थे। और जब विद्रोह हो गया तो यहाँ समझिए कि विद्रोह की भावना सबके अंदर बारी बारी से पनपने लगता है। ये तो आप समझ गए, आंतरिक कारणों से समझिए, 3-4 पॉइंट समझ गए हम, निरंकुशता, कृषक, मजदूर, यानी कि मजदूरों की जो दयनीय स्थिति थी वो रूसीकरण समझ गए। और मुख्य कारण हो जाता है बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण समझे, जिस प्रकार घर में कलश तो चल ही रहा है, कलेश कहने का मतलब है कलेश चल ही रहा है, उसी प्रकार जो देश होते हैं, देशों के अंदर ही आंतरिक कलेश चल रहे थे। उसी को हम क्रांति कारण दे सकते हैं, क्रांति कारण दे सकते हैं। लेकिन बाह्य कारण भी देखकर सामने आया। बाह्य कारण कहने का मतलब है कि जब रोमनो जो वंश हुआ करता था, उसे 2 युद्ध होते हैं बाहर में, एक क्रीमिया से होता है, एक जापान से होता है। छोटा सा देश होता है क्रीमिया, वहाँ से हार जाते हैं। तो जो राजा की तानाशाही थी, समझे कि मनमानी थी कि हम सबके उत्तम हैं, उनकी यह मनोबल धीरे धीरे घटने लगा और लोगों का मनोबल बढ़ने लगा। क्रीमिया के युद्ध हारे ही थे 1904-5 में छोटा सा देश से हारे हुए थे और बहुत बड़ा साम्राज्य था, रूस हार चुका था। लेकिन इसी बीच 1905 ईस्वी में जापान से भी हार गए। जापान से भी क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। और देखिए जो भी संसाधन है सभी का सभी अपने युद्धों में झोंक रहा था और कर का जो बोझ लोगों पर लाद रहा था, ताकि हमें युद्ध लड़ने हैं, कर ज़्यादा दीजिए, सैनिकों को चाहिए, अच्छे अच्छे भोजन चाहिए, हथियार चाहिए। और ये भी बात था कि सैनिकों के पास अच्छे अच्छे हथियार भी नहीं थे और सारे खजाने इनके समझे कि रिश्तेदार ही उठाते थे। उनमें रिश्तेदार में पत्नी भी थे इनके, गुरु भी थे इनके, है ना, अन्य परिवारजन भी शामिल थे। लेकिन अगला जो सब मेन क्रांति का मोड़ ले लेता है खूनी क्रांति कहने का मतलब क्या है कि जब जापान से सैनिक हार कर एकदम फटेहाल की स्थिति में हो चुके थे, उनके पास अच्छे साधन भी नहीं थे, समझे कि उनकी स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। जब लोगों के सामने आई सेना, तो जो झूठ पर पर्दा डाले हुए थे राजा साहब के, नहीं हम जीते हुए हैं, वो पर्दाफाश हो गया। क्या हो गया, पर्दाफाश हो गया। और जो है लोग इस बात से समझ गए कि नहीं, ये झूठी शान में राजा जी रहा है। और लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं थे, तो रोटी दो के नारे के साथ बहुत सारे लोगों ने रोटी दो के नारे के साथ सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर चलने लगे। सेंट पीटर्सबर्ग महल के कहाँ चलने लगे, सेंट पीटर्सबर्ग महल की तरफ जाने लगे। लेकिन यह बात राजा को पसंद नहीं आते हैं और अपन देखते हैं कि बहुत हजारों की संख्या में लोग तो हमारे खिलाफ आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए 1905 घटना ये आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो सोचे कि इस आवाज़ को दबाने का काम किया जाए, लेकिन है ना, आवाज़ दबता नहीं है, लेकिन इसमें हजारों लोगों की जान जाती है। जो जार निकोलस द्वितीय है, आदेश देता है कि जाइए इन लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोली चलवा देता है और इसमें हजारों लोगों की हत्या हो जाती है। वह दिन रविवार का था। वह दिन कैसा था, रविवार का था। इसलिए हम इसको खूनी रविवार के नाम से भी जानते हैं या खूनी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यह घटना पुरानी कैलेंडर के अनुसार अर्थात रूसी कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था और नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। नया कैलेंडर क्या है, पुराना कैलेंडर क्या है, आपको जस्ट तुरंत अभी हम यहाँ इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। नया कैलेंडर क्या है, पुराना कैलेंडर क्या है, जैसे यहाँ बताते हैं आपको। देखिए जो रूस का कैलेंडर था वो जूलियन कैलेंडर अपनाते थे। क्या अपनाते थे, जूलियन कैलेंडर अपनाते थे और प्रॉपर ये रूस में ही चलता था। लेकिन पूरे विश्व में व्यापक हो चुका था ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा व्यापक हो चुका था, ग्रेगोरियन कैलेंडर। आज जो हम भी यूज कर रहे हैं, आप अपने घरों में भी जो देख रहे हैं कैलेंडर, उसे ही ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च लिखा रहता है, वह ग्रेगोरियन कैलेंडर है। लेकिन जो हमारे यहाँ लगन पत्री दिखे जाते हैं वो शक संवत के आधार पर दिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे उसमें मायने आते हैं
आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, ये सभी के सभी क्या है, शक संवत के हैं, यानी हिंदू धर्म के अनुसार वो ऐसे कैलेंडर चलते हैं। ठीक है, जो यूरोप में चल रहे थे वो ग्रेगोरियन कैलेंडर था और ये पूरे विश्व में व्यापक हो चुका था। रूस वाले भी इस कैलेंडर को अपना लिए। जो जूलियन कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 महीना क्या 13 दिन क्या था पीछे था, लेकिन जो ग्रेगोरियन कैलेंडर 13 दिन क्या था आगे था। क्या था? आगे था। ठीक है, यहाँ दिमाग बैठा लीजिए, क्या था? आगे। तो पुराने के अनुसार 9 जनवरी घटा था और जो समझिए कि ग्रेगोरियन के अनुसार 13 दिन आगे बढ़ जाएगा तो 22 जनवरी 1905 ईस्वी को घटित हुआ था। दिमाग में बैठा लीजिए, खूनी क्रांति जो हुआ था यानी कि पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था और नया कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रूसी कैलेंडर के बारे में आपको जो कन्फ्यूजन होता होगा दूर हो चुका है। अब ये घटना जब रूसी क्रांति हो जाती यानी कि समझिए खूनी क्रांति हो गई, लेकिन अंत में राजा को हटना पड़ता है। अंत में राजा को हटना पड़ता है, लेकिन वह आंशिक रूप से राजा उसमें जो कुछ लोगों को यानी जो नेता थे इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे खूनी क्रांति का, उन्हें कुछ अधिकार दे दिया गया। लेकिन 1907 आते आते वो भी कमज़ोर पड़ गए और पुनः जो राजा था, जो जारशाही था, अपना फिर से प्रादुर्भाव कर लेता है, अर्थात वह फिर से अपना दबदबा बना लेता है। ठीक, अब समझते हैं 1917 की क्रांति। ये घटना चली रही थी, मन ही मन तो लोग आक्रोशित थे ही, अभी तो कुछ ही लोगों ने आंदोलन किया था। ये समझे कि खूनी क्रांति एक प्रकार का पहला विद्रोह था राजा के खिलाफ से, खुलकर पहला कोई विद्रोह था तो खूनी क्रांति का था और उस पर राजा ने उसको क्या किया था, समझे कि सारे सोचा कि गोली चलवा देंगे, मरवा देंगे तो लोग डर जाएंगे, लेकिन लोगों के अंदर हौसला बढ़ते गया। 1917 क्रांति आता है। 1917 क्रांति में क्या होता है कि एक बात दिमाग बैठा लीजिएगा, तो लोग राजा सोचा कि द्वितीय विश्व युद्ध इसी दौरान चल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चलता है। तो सोचा कि राजा की लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोग आंतरिक मामलों में भूले हुए हैं, इसलिए उसे बाह्य जो बातें हैं उनमें उलझा दिया जाए, ताकि जो पुरानी बातें लोग भूल जाएं और अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए देश की तरफ हो जाए, अर्थात राजा की बातों में हाँ करने लगे। कुछ समय के लिए ऐसा लोग किए भी, क्योंकि राष्ट्र की बात था तो सारे जब राष्ट्र की बात आते हैं तो एक हो जाते हैं। लेकिन इस बीच क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूसी सेना का बहुत बुरी तरह से हार होता है। और प्रथम विश्व युद्ध अगर आप डिटेल से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें रूसी सेना की बहुत हार होती है। उसमें लाखों की सेना में समझे कि है ना, कई लाख सेना इसके मारे जाते हैं। तो लोग समझ जाते हैं कि इसके पास ऐसी कोई शासन भी नहीं, अच्छी नहीं है, सेना भी अच्छी नहीं है और सेना में कोई कमी नहीं थी। सेना के पास जो अच्छे अच्छे संसाधन होने चाहिए, हथियार होने चाहिए, भोजन टाइम से मिलने चाहिए, ऐसे कोई भी उसके पास आधुनिक तकनीक था ही नहीं। युद्ध कैसे नहीं जीता जा सकता है। तो समझिए कि जो 1957 की क्रांति हुई थी, इसी को हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। दिमाग बैठा लीजिए, बोल्शेविक क्रांति किससे संबंधित है? तो रूस से संबंधित है। ठीक है, यह 2 चरण में हुए थे। कितने चरण में हुए थे? 2 चरण में हुआ था। कितने चरण में हुआ था? 2 चरण में हुआ था। अब समझिएगा, ये जो क्रांति प्रथम चरण में जो हुआ था वो फरवरी में हुआ था। आप सभी को मालूम है, जो पुराने कैलेंडर के अनुसार फरवरी में होगा और 13 दिन आगे बढ़ जाएंगे तो नए कैलेंडर के अनुसार कब हो जाएगा? मार्च की क्रांति हो जाएगा। इसी को कहते हैं मार्च की क्रांति। मार्च की क्रांति में क्या होता है कि जो किसान मजदूर एकदम जुलूस निकालते हैं, राजा के खिलाफ क्या निकालते हैं? जुलूस। देखिए, जुलूस निकालने की प्रक्रिया चल दी है। यहाँ भी नारा एक ही चलता है, रोटी दो के नारे। पूछेगा रोटी दो के नारे किससे संबंधित है? तो रूसी क्रांति से संबंधित है। रोटी दो के नारे के साथ आगे बढ़ते जाते हैं और सभी लोग लाल झंडा लिए हुए थे। क्या लिए हुए थे? सभी लोग लाल झंडा लेकर आगे बढ़ते जाते हैं। कहाँ बढ़ते जाते हैं? तो आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन राजा को पूरा विश्वास था कि मेरे पास एक विश्वास टुकड़ी है, यानी कि वो सैनिक है जिसका नाम है प्रेओब्रासेंस्की। प्रेओब्रासेंस्की एक विश्वसनीय, इनके पास रेजिमेंट की सेना थी, वह मेरे साथ रहेगी, भले कोई रहे या न रहे। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि यह जो रेजिमेंट वाली सेना थी, यह राजा के साथ है ना विश्वासघात कर देती है, यानी जो इस पर भरोसा किए थे राजा, यह भी विद्रोहियों के साथ शामिल हो जाती है और यह भी आपस में विद्रोह कर देते हैं। और यह इससे देखिए क्या होता है कि रूस का जो जारशाह है उनका मनोबल टूट गया। मनोबल टूट जाता है तो समझिए वो गद्दी क्या करते हैं? छोड़ देते हैं और अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं। हार को जो स्वीकार कर लेते हैं तो उनके स्थान पर बुर्जुआ वर्ग आते हैं, वो भी शासन करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे संभाल नहीं पाते हैं। उनके स्थान पाते हैं केरेंस्की। कहते हैं केरेंस्की आते हैं, जो समाजवादियों का एक हिस्सा माने जाते थे, समाजवादी से भी ये जुड़े हुए थे केरेंस्की। लेकिन केरेंस्की को जब पता चला लेनिन को कि नहीं, अब जारशाही का अंत हो चुका है, जारशाही का हो चुका है, अंत हो चुका है, पूर्णतः अंत हो चुका है, तब उनका आगमन होता है। और याद रखिएगा लेनिन कौन थे?
लेनिन के बारे में हम डिटेल से पता करेंगे, है ना, यानी अभी डिटेल से जानेंगे इनके बारे में। लेनिन कौन थे। दूसरी क्रांति होती है अक्टूबर की क्रांति। कब होती है? अक्टूबर की क्रांति होती है। चूँकि उस समय जब क्रांति ये सारे का सारे इन लोगों में थोड़ा थोड़ा शासन किए, लोगों को संभालने का प्रयास किए कि ऐसे ऐसे नियम चले, जब अनेक प्रकार के नियम बनाए। इसी बीच क्या होता है कि कुछ थम गए थे, जो समझिए क्रांति क्या हो चुकी है, थम गए थे, क्योंकि जो समझिए कि राजा जो शाही थे वो उनका अंत हो चुका था। राजा उनके खिलाफ थे, राजा के खिलाफ थे लोग, तो राजा हट गए तो लोग शांत हो गए थे। लेकिन यह बात लेनिन को पता चलता है तो वह पुनः आगमन होता है लेनिन का रूस में, जो स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन जी रहा था, अर्थात ये राजा के द्वारा उसको निकाल दिया गया था अपने साम्राज्य से। अक्टूबर की क्रांति को ही हम नवंबर की क्रांति कहते हैं। यह घटना 7 नवंबर को हुआ था, ठीक है, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। इसे ही हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। ओरिजिनल यही था, नवंबर क्रांति ही बोल्शेविक क्रांति को माना जाता है। बोल्शेविक क्रांति करने के बाद जो बहुत दल वाले थे, जिनकी संख्या क्या थी, ज़्यादा है, उसे बोल्शेविक क्रांति वाले कहते थे। इसका जो है लेनिन, है ना, लेनिन आगमन होता है और लेनिन इस कार्य को क्या करता है? संभालता है। क्या करता है? संभालता है, ठीक है। अब ये सारी बातें आपको हम कारण बताए दिए हैं, आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं। राजनीतिक कारण बता दिए हैं, जो अधिकारी थे अकुशल थे, उनकी स्थिति जर्जर हो चुकी थी। राजनीतिक कारण में उनकी पत्नी जरीना, है ना, याद रखिएगा, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी, और एक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था रासपुटिन। क्या थे? रासपुटिन। कथा कथित कहे गए हैं कि एक गुरु भी थे इनके। ये दोनों लोग जब भी देखिए, जब जार निकोलस द्वितीय को लगा कि प्रथम विश्व युद्ध में उनकी सेना हार रही है, तो जो अपना सेनापति अपने हाथ में ले लिया, है ना, यानी कि सेना कमान किस में ले लिया? अपने हाथ में ले लिए, अर्थात वो स्वयं सेनापति बन जाते हैं। तो दरबार खाली हो जाता है। जब दरबार खाली हो जाता है तो उसकी पत्नी जरीना और जो उनके गुरु रासपुटान, राजा के खिलाफ षड्यंत्र करने का मौका मिल जाता है। ये समझिए कि राजनीतिक कारण में ये भी इनकी भी एक अहम भूमिका रहती है, क्योंकि ये भी उनसे खुश नहीं थे। और सामाजिक कारण कृषक के बता दिए आपको, मजदूरों की स्थिति बता दी कैसी, तो रूसीकरण की नीति बता दी है, जो पोलो के द्वारा सबसे पहले विद्रोह को स्टार्ट किया गया था। धार्मिकरण यानी ये रूसीकरण जो क्या एक प्रकार का धार्मिकरण था, अन्य सभी धर्मों को एक करना था, यानी कोई भी अन्य धर्म न रहे। बौद्धिक कारण क्या था? देखिए ध्यान से, बौद्धिक कारण का मतलब होता है कि नए नए विचारों को उदय होना। सबसे नया विचार सबसे महत्वपूर्ण है टॉलस्टॉय। क्या है? टॉलस्टॉय का एक बुक है जिसका नाम है वार एंड पीस। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा हुआ है। टॉलस्टॉय के बुक का नाम है वार एंड पीस नाम है, और ये अगर हिंदी में अगर रूपांतर करते हैं तो इनका जो हिंदी में नाम है युद्ध एवं शांति। क्या नाम है? युद्ध एवं शांति नाम है, ठीक है। क्या नाम है? युद्ध एवं शांति नाम है। और समाजवादियों का बोलबाला हो चुका था बौद्धिकरण में ही, क्योंकि यह कार्ल मार्क्स के सभी अनुयायी कह सकते हैं कि जो विचार मानने वाले थे वो थे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब कार्ल मार्क्स के जो समाजवादी थे, इन बुद्धिजीवियों के द्वारा जो संगठन बनाए गए थे, क्या बनाए गए थे? संगठन बनाए गए थे। जो बहुमत थे उन्हें बोल्शेविक कहे गए, जो आगे चलकर बोल्शेविक क्रांति या बोल्शेविक दल बनता है। क्रांति मतलब बोल्शेविक वाले क्रांति की थी, इसलिए बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। एक प्रकार का दल बना था। जो अल्पमत थे, यानी कि जिनके पास कम मत था, यानी कम संख्या थे, उन्हें हम क्या कहते थे? मेनसेविक कहते थे। क्या कहते थे? मेनसेविक कहते थे। उन मेनसेविक कहलाए थे। और ये बता दिए हैं आपको कि कब से 1945 में जो रूस जो है जापान से हार गया था, तो पहली क्रांति का जन्म हो चुका था। और खूनी क्रांति के बारे में आ जाता है, ठीक है। कहता है आ जाता है। आपको राजनीतिक कारण में सारे बता दिए, क्रीमिया का युद्ध बता दिए, रूस का पराजय हो चुका था, खूनी क्रांति बता दिए हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बता दिए, 1918 में, है ना। 1917 ईस्वी में क्या होता है? वापस हो जाता है। जब लेनिन का प्रादुर्भाव होता है तो प्रथम विश्व युद्ध से क्या इसको वापस ले लिया जाता है। कृषकों की दयनीय स्थिति आपको हम बता चुके हैं। अब चलते हैं बोल्शेविक क्रांति का जो महत्व था उसको समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम लेनिन वाले समझ जाते हैं बोल्शेविक क्रांति का क्या हुआ था, ठीक है। लेनिन वाले समझ जाते हैं बातों को। देखिए लेनिन कौन थे। अगर लेनिन के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं तो लेनिन का जन्म व्लादिमीर पुतिन इवानोविच था, ठीक है। इनका जन्म एक गाँव में, छोटे से गाँव में हुआ था, वहीं पर रूस में ही। और इन्होंने रूस को जो रोमन जो राजवंश हुआ करते थे, रोमने जो राजवंश हुआ करते थे, उससे ये आज़ादी चाहते थे। लोग क्या चाहते थे? आज़ादी, क्योंकि जिस प्रकार से वो अत्याचार कर रहा था ना, इन्हें भी देखा नहीं जा रहा था, इसलिए इन्हें बोल्शेविक क्रांति के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। और ये क्रांति हुआ था, देखिए नवंबर में। कब हुआ था? नवंबर। नए कैलेंडर को सर कब हुआ था? नवंबर में हुआ था। लेकिन पुराने कैलेंडर को सर कब हुआ था? तो अक्टूबर में हुआ था। कब हुआ था? तो अक्टूबर में हुआ था। उम्मीद होगा कि पुराने कैलेंडर और नए कैलेंडर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया होगा तो वहाँ पर जाकर रिप्ले कर आप देख सकते हैं।
जब लेनिन को पता चलता है कि ज़ारशाही का अंत हो चुका है तो वह उसका आगमन होता है रूस में, और नवंबर की क्रांति में उसमें बहुत सारे नारे देते हैं, भूमि शांति रोटी, भूमि शांति रोटी। भूमि शांति रोटी कहने का मतलब क्या है कि आपको जिस प्रकार सारे ज़मीन राजा के नाम थे नहीं, और राजा के नाम से हटाकर आपको भी उस पर अधिकार दिए जाएंगे। शांति मतलब आप किसी प्रकार का आपको सताया नहीं जाएगा, बिल्कुल आप चैन है ना, चैन से ज़िंदगी जिएंगे। रोटी, आप जो रोटी दो के नारा लगा के साथ चलते हैं ना, आपके पास कुछ खाने के नहीं बचे तो आपको रोटी भी दिए जाएंगे। इसी बीच क्या होता है, लोग इसके पक्ष में आते हैं, लोग ये क्या आते हैं, इसके पक्ष में आने लगते हैं, और समझिए कि देखते ही देखते लेनिन सारे जगह का क्रांति की बिगुल फूंक देता है। और जो भी रेलवे स्टेशन थे, डाकघर थे, सभी के सभी जगह सरकारी भवनों पर इसका अधिकार हो जाता है। क्या होता है, इसका अधिकार हो जाता है, इसका अधिकार हो जाता है। और इसने ही, लेनिन ने ही, और लेनिन के बारे में पूछा तो सारे लेनिन के बारे में बता रहे हैं कि, और इनका एक देखिए ये क्या बन गए थे, ये अध्यक्ष बन गए। बोल्शेविक दल के क्या बन गए थे, अध्यक्ष बन गए। बोल्शेविक दल के क्या बन गए, या बोल्शेविक दल के अध्यक्ष बन गए थे। और विदेश मंत्री बने हुए थे ट्राटस्की, क्या बने हुए थे, ट्राटस्की बने हुए थे। और लेनिन के नेतृत्व में ही 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में रूस जो है विश्व का पहला साम्यवादी देश बनता है। क्या बनता है, विश्व का पहला साम्यवादी देश बनता है, विश्व का पहला, है ना, रूस जो साम्यवादी देश बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, रूस पहला जो है साम्यवादी देश बन जाता है। उस समय इसका नाम हो जाता है USSR हो जाता है। क्या होता है, USSR हो जाता है। और शासन पदाधिकार हो ही गया, सारे चीज़ों को एक तरफा अपने तरफ जो भी क्रांति हो रहे थे सबको दबा दिया। देखिए इसके बीच ना कुछ आंतरिकरण जो हो रहे थे उसको दबाने के ट्राटस्की ने क्या काम किया था, जो भी समझे कि इनके खिलाफ कुछ लोग थे, जैसे करेंसी को हटाए हुए थे, बुर्जुआ वर्ग को हटाए हुए थे, सभी तो इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे ही। उसको दबाने के ट्राटस्की ने क्या हुआ था, एक गुप्त संगठन बनाया हुआ था। क्या बनाया हुआ था, गुप्त संगठन बनाया हुआ था, जिसका नाम था चेका। क्या नाम था, चेका। एक प्रकार गुप्त पुलिस संगठन था, जो भी इसके विरुद्ध आवाज़ उठाता उसको उठाकर डायरेक्ट एकदम समझे कि उसको विद्रोह से हटा दिया था, जो भी समझिए, यानी कि उसको विद्रोह से बाहर कर दिया जाता था, या उसको मार दिया जाता था, इसको जेल में डाल दिया जाता था। एक सेना गठन किया गया था। बहुत फेवरेट प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था, लाल सेना गठन किसने किया था, यह किया था ट्राटस्की ने। कौन किया था, तो ट्राटस्की ने किया हुआ था। ठीक है, लेकिन इसी बीच क्या होते हैं, और बहुत प्रकार के, देखिए वैलिड उम्र, जो मतदान डालने की उम्र भी 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया था कि जो भी वयस्क हैं वह यानी कि वह मताधिकार दे सकते हैं। 1921 ईस्वी में एक नीति लाता है ना, 1921 ईस्वी में क्या लाए जाते हैं, एक नीति लाए जाते हैं। और नीति लाने वाले कौन थे, लेनिन थे। पूछेगा नई आर्थिक नीति कौन लाए हुए थे, नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, लेनिन के द्वारा लाया गया था। अब समझेंगे कि नई आर्थिक नीति क्या है, लेकिन थोड़ा जो डिटेल मुख्य बातें यहीं पर समझ लेते हैं। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई थी। लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी, 1924 ईस्वी में हो जाती है। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो अध्यक्ष पद के लिए स्टालिन और ट्राटस्की में होड़ मच जाता है कि हम बनेंगे तो हम बनेंगे, लेकिन बन जाता है स्टालिन। कौन बन जाता है, स्टालिन बन जाता है। और 1929 ईस्वी में स्टालिन को द्वारा ट्राटस्की को निर्वासित कर दिया जाता है कि तुम मेरे साम्राज्य से क्या हो, निकल जाओ। ये बातें हम समझ गए हैं। यानी कि 1921 के नई आर्थिक नीति घटना को समझने हैं, हमें क्या समझने हैं, आपको ये बता दिए सारे के सारे बातें। 1918 में जो देश है USSR बन गया, यानी कि USSR का मतलब होता है सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ। किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में बना था, लेनिन के नेतृत्व में बना था। किसके नेतृत्व में बना था, तो लेनिन के नेतृत्व में बना हुआ था। और क्या निर्धारित किया गया, लेनिन के द्वारा 18 वर्ष जो उनका उम्र हो गया वो वयस्क माने जाएंगे, और मत देने का अधिकार उनको दे दिया जाएगा। अब समझते हैं 1921 की नई आर्थिक नीति। इससे क्या किया कि जो राजा के द्वारा किसानों से अनिश्चित कर लिए जाते थे, तो लेनिन ने उसके स्थान पर किसानों से निश्चित कर लिया, और जो भी अनाज उनके पास बच जाते थे वह अपने मनचाहा रूप से उसका प्रयोग कर सकते थे, मनचाहा प्रयोग कर सकते थे। यानी कि पहला काम कर दिया। ठीक है, सभी जो जमीन राज्य की हुआ करती थी तो राज्य की ही रहेगी, परंतु व्यवहारिक रूप से किसका हो जाएगा, वह व्यवहारिक रूप से किसानों का हो जाएगा। अब जो पूंजीपतियों का विशेष जो विदेशी पूंजी थे ना, उनको भी आमंत्रित किया गया कि आइए और हमारे यहाँ उद्योगों का कार्य कीजिए। क्या कीजिए, उद्योग लगाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। यानी विदेशी पूंजियों को भी आगमन किया गया। जो ट्रेड यूनियन की अनिवार्यता, जो ट्रेड यूनियन एक प्रकार की यूनियन चलती थी, मजदूरों का संघ चलता था, उसे भी क्या किया गया, समाप्त कर दिया कि ऐसा किसी प्रकार संघ नहीं चलेगा। अगर ऐसा संघ चलते रहेगा
तो ज़रूर से ज़रूर आंदोलन और क्रांति होते रहेंगे। जगह जगह पर क्या कर दिया गया कि बैंकों का स्तर खोल दिया गया। क्या खोल दिया गया? बैंकों का स्तर खोल दिया गया। और समझिए कुछ और पॉइंट यहाँ पर हम जान सकते हैं। जो व्यक्तिगत संपत्ति थे या उनके जीवन बीमा की बात करिए, है ना, वो राजेश जो एजेंसी भी शुरू किया गया, यानी कि बीमा के लिए। किसके लिए? बीमा के लिए और संपत्ति के लिए। बीमा के लिए और संपत्ति के लिए क्या किए गए? एजेंसी खोले गए। बीमा और संपत्ति के क्या खोल गए? एजेंसी खोले गए कि अपने भविष्य के लिए ऐसी आप तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं कर सकते हैं, बीमा कर सकते हैं, जिस पर आज बीमाएं होते हैं, और संपत्ति कर सकते हैं। ठीक है। 1924 ईस्वी की घटना बता दी है। लेनिन क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेनिन क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। लेनिन क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। लेनिन की जब मृत्यु होती है तो बोल्शेविक दल के नेताओं में एक प्रकार का समझ के भूचाल आ जाता है कि हम अध्यक्ष बनेंगे तो हम अध्यक्ष बनेंगे। बनता है स्टालिन। कौन बनता है? स्टालिन बनता है। और 1929 ईस्वी में उसने ट्राटस्की को क्या कर देता है? निर्वासित कर देता। ट्राटस्की क्या करता है? निर्वासित कर देता है। वही ट्राटस्की है जिन्होंने लाल सेना गठन किया था। क्या किया था? लाल सेना का गठन किया हुआ था। ठीक है। किसका गठन किया था? तो लाल सेना का गठन किया हुआ था। और एक गुप्त संस्था बनाया हुआ था। गुप्त संस्था क्या नाम था? गुप्त पुलिस संगठन बनाया हुआ था। गुप्त पुलिस संगठन बनाया हुआ था, उसका नाम था गुप्त पुलिस संगठन बनाया हुआ था जिसका नाम था चेका। क्या नाम था? चेका नाम था, जिसके बारे में अभी आपको हम डिटेल से बता चुके हैं। 1953 ईस्वी में क्या होता है? 1953 ईस्वी में स्टालिन क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। 1953 में क्या होती है? स्टालिन की भी मृत्यु हो जाती है। स्टालिन जो था किसका महासचिव था? प्रश्न पूछा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था। किसका महासचिव था? कम्युनिस्ट पार्टी क्या था? सचिव था। कम्युनिस्ट पार्टी क्या था? सचिव था। महासचिव इसको बोल सकते हैं। महासचिव था। क्या था? महासचिव था। कम्युनिस्ट पार्टी का था? महासचिव था। ठीक है। इतनी बातें आप तो समझ गए होंगे। कुछ और पॉइंट है जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर हम छोड़ चुके हैं, आपको हम समझा देना चाहते हैं। ठीक है। देखिए, अब है बोल्शेविक क्रांति का महत्व। आखिर बोल्शेविक क्रांति का क्या महत्व हुआ, इसका समाज पर क्या असर पड़ा, है ना। अब यहाँ से ध्यान से बातें कुछ बहुत ही कम बचे हुए, अब उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान से समझिए, यह एक ऐसा क्रांति था कि इसका प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पर भी पड़ा हुआ है। अगर बोल्शेविक क्रांति की बात करें, उसी क्रांति का मतलब भारतीय संविधान पर भी पड़ा हुआ है। भारतीय संविधान पड़ा हुआ है। यहाँ से 3 प्रकार के न्याय लिए गए हैं। कितने प्रकार के न्याय लिए गए हैं? 3 प्रकार। सामाजिक, है ना, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक न्याय लिए गए हैं। यानी कि 3 प्रकार के न्याय जो हमारे प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है, यहीं से लिया गया है। ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिए गए हैं। अगर बात करते हैं कि यह प्रथम ऐसा क्रांति था जो समाजवादियों की सरकार रूस में स्थापना हुआ था। आपको मालूम है कि पहला देश है जो साम्यवादी बना था। पहला देश कौन साम्यवादी बना था? तो रूस बना हुआ था। दूसरा कौन बना था साम्यवादी देश? तो बना हुआ था चीन। क्या बना हुआ था? चीन बना हुआ था। उस समय विश्व 2 भागों में बढ़ चुका था, पूंजीवादी और समाजवादी में बढ़ चुका था, और उनमें आपस में युद्ध स्टार्ट होता है। उस युद्ध की भी चर्चा करेंगे। मजदूरों किसानों की सत्ता, यानी कि सत्ता स्थापित हो गई थी। बोल्शेविक क्रांति में ही मजदूरों किसानों की स्थिति क्या हो गई थी? स्थापित हो गई थी। कुलीन जो थे, कुलीन वर्ग थे जो थे, कुलीन कहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ थे, यानी कि राजा के जो पक्षधर हुआ करते थे, यानी कि राजा के वंश वाले समझिए। पूंजीपतियों का क्या हो गया? अंत हो चुका। तो वही पूंजीपति हैं जो किसानों क्या करते थे? शोषण किया करते थे। तमाम प्रकार के शोषण किए जाते थे किसानों के द्वारा। उनका क्या हो गया? अंत हो गया। रोमनो राजवंश हुआ करता उनको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और एशिया एवं अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को प्रोत्साहन दिया गया। देखिए, एशिया और अफ्रीका में क्या कहने का मतलब है? आपको मालूम है कि एशिया और अफ्रीका में ब्रिटेन के द्वारा, है ना, ब्रिटेन के द्वारा क्या किया गया था? उपनिवेश बनाया गया था। उपनिवेश कहने का मतलब आप ठेठ भाषा में समझ सकते हैं, उसको गुलाम बनाया गया है था। क्या बनाया गया था? गुलाम बनाया गया था, जिसमें भारत भी था। क्या था? भारत भी, अपना देश क्या था? एक गुलाम बना हुआ था। क्या बना हुआ था? गुलाम बना हुआ था। तो वहाँ भी उन्हें प्रोत्साहन की भावना जगने लगी थी। क्या होती? जगने लगी थी। अगर हमारे भारत में 1917 की घटना आपको चौथा चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। इसमें चंपारण सत्याग्रह चल रहा था। क्या चल रहा था? महात्मा गांधी के द्वारा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पश्चिमी चंपारण सत्याग्रह चल रहा था। चंपारण सत्याग्रह की घटना चल रही थी हमारे भारत में। और 1905 की घटना देख सकते हैं, बंग आंदोलन हो गया था। यानी कि हमारे भारत में भी राष्ट्रवाद चरम पर उसमें पहुंच चुके थे। खूनी क्रांतियों को बता दिए थे 9 जनवरी, और नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी था। कितना था? 22 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जिसको यूएनओ ने 1975 ईस्वी को क्या किया था? बनाया हुआ था। यूएनओ, यूनाइटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण नाम होता है। और इसका स्थापना 1945 ईस्वी को था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था।
यहाँ तक हम बातें आपको समझा दें कुछ पॉइंट और, जैसे में शीत युद्ध क्या है। देखिए शीत युद्ध कहने का मतलब है कि जब पूरा साम्राज्य, पूरा विश्व की अगर बात करते हैं कि यहाँ पर कौन है उत्तरी है, यहाँ पर कौन है उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर क्या है दक्षिणी यानी दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर क्या था यानी कि यूरोप है, और ये छोटा सा अपना क्या है, ये समझिए कि यूरोप और एशिया, यूरोप क्या है एशिया है, और यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये अफ्रीका बना हुआ, क्या बना हुआ है अफ्रीका बना हुआ है, यहाँ पर क्या बना हुआ ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है। आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर था यूएसए, कौन था, यहाँ पर है यूएसए, ये क्या है यूएसए यानी कि अमेरिका, और ये है बड़ा सा रूस, बड़ा सा क्या है रूस, है ना। दोनों में समझे कि ये तो बन गया साम्यवादी, क्या बन गया साम्यवादी बन गया, साम्यवादी बन जाता है, क्या बन जाता है साम्यवादी बन जाता है। और यह जो दोस्त रहते हैं पूंजीवादी रहते हैं, कहते हैं पूंजीवादी रहते हैं, अर्थात जो अमेरिका के मानने वाले थे वो पूंजीवादी को अपना रहे थे, जो यानी कि रूस को मानने वाले थे वो क्या अपना रहे थे साम्यवादी अपना रहे थे। उनके बीच एक प्रकार का वैचारिक युद्ध हो जाता है, क्या होता है वैचारिक युद्ध हो जाता है, जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। और यही वैचारिक युद्ध का कारण है कि 1991 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में यूएसएसआर का है ना AR का क्या हो जाता है विघटन हो जाता है। क्या होता है USSR का क्या होता है विघटन हो जाता है, लगभग 15 देशों में टूट जाता है। और सबसे बड़ा देश सामने आता है रूस, क्या आता है रूस सामने आता है, जिसे रूस की राजधानी क्या है मास्को, रूस की राजधानी क्या है मास्को, और इसका संसद का नाम है ड्यूमा। क्या नाम है संसद, क्या नाम है ड्यूमा। अगर संसद के नाम बात करते हैं संसद का नाम क्या था ड्यूमा था, ठीक है। क्या नाम पहले भी ड्यूमा ही हुआ करता था, संसद क्या नाम था ड्यूमा था, ठीक है। इस बात से आप अवगत हो चुके थे। सर्वहारा देखिए, और जब ये अलग हो गया था तो इसमें प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि सॉरी राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि उस समय देखिए राष्ट्रपति कहने का मतलब है कि पूरे राष्ट्र का जो नेतृत्व करता है, ठीक है। यानी कि उसमें सर्वहारा कौन थे, तो एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है मिखाइल, क्या नाम है मिखाइल, नोट कर लीजिए इस चीज को, मिखाइल गोर्बाचोव, क्या थे मिखाइल गोर्बाचोव थे, ठीक है गोर्बाचोव थे, जो 1985 ईस्वी में क्या बने थे राष्ट्रपति बने थे, और 1991 आते आते क्या हो चुका था विघटन हो चुका था, ठीक है। दोनों में एक प्रकार का समझे कि अपना अपना संगठन में ये नाटो बनाया हुआ था, क्या बनाया हुआ था नाटो बनाया हुआ था, ठीक, क्या बनाया था नाटो बनाया हुआ था, ठीक है। दोनों अपने अपने बनाए हुए थे, लेकिन इनका जो इनके पक्ष में बहुत सारे कमी देश रह पाए और इनका विघटन हो गया। नाटो आज भी जिंदा है और आज भी इसकी जो संस्थाएं हैं चल रही है, ठीक। अब सर्वहारा वर्ग का मतलब क्या आता है, सर्वहारा वर्ग कहने का मतलब होता है कि एक प्रकार का ऐसा वर्ग होता है जिसमें सभी प्रकार के किसान, मजदूर और आम आदमी शामिल होते हैं, वो सब क्या कहते हैं सर्वहारा वर्ग कहते हैं। इस प्रकार से देखिए तो आपका पूरा चैप्टर को हमने समाप्त कर दिए हैं, और है ना इसमें अब ऐसा कोई चीज़ हम मेन जो पॉइंट है महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको छोड़े ओढ़े नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे बातें समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार की परेशानी होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर एक बार में क्लास नहीं समझ में आए, इसी क्लास को आप दोबारा भी देख सकते हैं और इसको अच्छे से आप डिस्कशन कर सकते हैं। ये क्लास हमको लाइव पढ़ाना था, लेकिन नेटवर्क इशू के कारण आपको रिकॉर्डेड दिए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप सभी को जय हिंद।